अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी इनवाइट करने की आरजू। थैंक यू सो मच। सर आज बात करेंगे कारगिल की। अब से 2 दिन के बाद जो है वो भारत 26 जुलाई को जो है वो मनाने जा रहा है जो सक्सेस उन्हें मिली थी कारगिल में, जो वो कारगिल निवास करके एक मनाया करते हैं। सर ये आज हम ज़रा समझना चाहेंगे आपसे कि ये कारगिल वॉर क्यों हुई, किसने की, किस लिए की और इससे हासिल क्या हुआ? वैसे तो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अब अगर 10 लोगों से पूछें तो उनमें से 8 जो हैं वो कारगिल वॉर को ब्लंडर ही बताते हैं पाकिस्तान का। लेकिन आपके ख्याल से ये क्या था और क्या वाक़ई में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको इस बारे में कुछ खबर नहीं थी? जहां तक ब्लंडर का सवाल है तो सबसे बड़ा ब्लंडर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ये कारगिल है। इससे जो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ है वो आज तक हमारे साथ चल रहा है। इस पे अब हम आएंगे। बैकग्राउंड ये है कि 1974 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी शो कर दी थी। तो पाकिस्तान में फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़ास तौर पे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि सपोर्ट की लेने की कोशिश की अरबों से और ये और वो। और उनकी फेमस स्टेटमेंट है कि वी विल ईट ग्रास बट वी विल गेट अ न्यूक्लियर वेपन ऑफ आवर ओन। ये भुट्टो साहब की स्टेटमेंट है। लेकिन उसके बाद इंडिया ने वो उसको ज़्यादा परसू नहीं किया। जब वाजपेयी साहब 1998 में इलेक्ट होके आए तो उनके साथ, इसमें कोई शक नहीं, एक हिंदू नेशनलिस्ट वो अ, अ, इस नई गवर्नमेंट की एक शक्ल भी थी। तो इन्होंने मई में 5 न्यूक्लियर वेपन्स किए शुरू में, आई थिंक 11 और 13 मई को। अ, पाकिस्तान ने मई के अंदर ही 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए। शागली कोई जगह है अपना बलूचिस्तान में। तो अब दोनों न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो पब्लिकली हो गई ना, कि अगर वो चाहें तो वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल बना भी सकती हैं और इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ठीक है। और पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर, इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं है, इतना बॉर्डर साथ-साथ तो है। तो इन हालात में हम कह सकते हैं कि इस इलाके की जो है ना सिक्योरिटी, वो और ज़्यादा सीरियसली कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इसके बाद दोनों तरफ से महल अकल जो लोग रखते थे उन्होंने सोचा कि देखें, दोनों के पास अब ये बॉम्ब है तो अब जंग तो हो नहीं सकती। कोशिश करते हैं कि हम अमन से और ब्रादराना तौर पे 2 मुल्क बन के तो रहें। इसमें मैं समझता हूँ वाजपेयी साहब की जो एक विज़न थी, उसका बड़ा रोल था कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाक़ई करीबी किस्म के वो नेबर्स हो जाएँ। तो इधर से प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ भी बहरहाल नेक नीति से इसके अंदर आए थे। तो दोनों तरफ से एक बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। जो इंडिया का डेलीगेशन आया था, उसमें उन्होंने कोशिश की थी कि वो लोग जिनका पुराना ताल्लुक वेस्ट पंजाब से है या पाकिस्तान जो है, उनको साथ लेके आया जाए। कुलदीप नैयर एक वेटरन जर्नलिस्ट थे, वो आए। महेंद्र कपूर सिंगर जो थे वो भी साथ आए। और तो और देवानंद आए, जो गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने बीए ऑनर्स इंग्लिश में किया था। इसके अलावा और कई लोग आए। तो बहुत एक हाइप क्रिएट हो गई कि भी अब दोस्ती की तरफ कदम बढ़ेंगे। और वाजपेयी साहब ने खुद इंसिस्ट किया कि मुझे आप मीनार पाकिस्तान
ले जाएँ। वहाँ पे जाके उनका जो बयान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि ये जो हैं हम लोग यानी हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं वो पार्टीशन के खिलाफ थे। लेकिन अब मैं यहाँ मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े होकर कहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें और अमन से रहें। इसकी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 21 फरवरी को फिर एक लाहौर अकॉर्ड डिक्लेयर हुआ जिसमें यही कहा गया कि अमन से रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगेंडा ख़त्म हो जाएगा, ट्रेड और बाकी चीज़ों को फैसिलिटेट किया जाएगा और कश्मीर का जो मसला है उसको भी दोनों तरफ से मिल के इसका हल ढूंढा जाएगा। तो ये बहुत मैं समझता हूँ एक बड़ा स्टेप था जिसमें मेन क्रेडिट जाता है वाजपेयी साहब को, लेकिन साथ-साथ नवाज शरीफ साहब को भी जाना चाहिए, सच्ची बात है। लेकिन आप देखें कि जब वाजपेयी साहब लाहौर आए, तो परवेज़ मुशर्रफ और इसके जनरल्स ने जो होता है ना प्रोटोकॉल में सैल्यूट देते हैं, वो नहीं दिया। दे डिडन्ट सैल्यूट। तो इसे कहते हैं इनसबऑर्डिनेशन, यानी अपनी प्राइम मिनिस्टर के फैसले को उन्होंने कि वो इनवाइट कर रहे हैं, ओपनली शो किया कि हम इसके हक में नहीं हैं। अब वाजपेयी साहब आए, लाहौर अकॉर्ड हो गया, खुशी-खुशी लोग वापस चले गए। ये भी कहना चाहिए कि जब ये लोग आए हैं, तो इन पे पत्थर भी फेंके गए और वो सब जानते हैं जमात इस्लामी ने किए थे आईएसआई के कहने पे। ये क्योंकि मेरे अपने दोस्त इन चीज़ों में बहुत क्लोज़ली रिलेटेड थे, तो ये आप बिल्कुल यानी सच्ची बात है। हुकूमत पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत है वो वेलकम कर रही थी, वो अमन चाहती थी। वाजपेयी साहब पूरा एक अमन के लिए एक पूरा टोला लेके आए थे, तो फ़िज़ा भी बड़ी फ्रेंडली हो गई थी। अ, लेकिन जब वाजपेयी साहब वापस गए हैं, तो थोड़ी देर बाद मई में शायद पता लगा कि ये है कारगिल। कारगिल ये लद्दाख का ही एक इलाका है, कश्मीर लद्दाख का इलाका ही है जो मिलता है दोनों से, ठीक है? और अ, वहाँ पे बहुत हाइट पे चौकियाँ थीं इंडियंस की, बंकर जिसे कहते हैं, जी। जहाँ पे उनके फौजी बैठते थे, लेकिन सर्दियों में वो नीचे आ जाते थे। और इंडियंस कहते हैं कि ये पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग थी कि जब वो सर्दियों में नीचे चले जाएंगे तो कोई पाकिस्तान शरारत नहीं करेगा। हुआ क्या कि जब मई में ये इंडियन शायद गए उस तरफ, या सुना कि वहाँ के लोकल लोगों ने नोटिस किया कि ये कोई अजीब किस्म की यहाँ पे चेंजेस हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया इंडियन गवर्नमेंट को, वट एवर द रीज़न। तो वहाँ पे पाकिस्तानियों ने आके ऑक्यूपाई किया हुआ था उन बंकर्स को, समझ गए आप? सर ये 3 मई को स्टार्ट हुआ था, जो डेट्स मुझे मिली जी, हैं उसमें 3 मई से लेके और 26 जुलाई तक ये चला है जी। सिलसिला। अब ये सुने, अगली बात सुने। हुँ। अब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऊँचे बैठे हों, तो नीचे से चढ़ना ऊपर, जब ऊपर से गोलियाँ बरस रही हों और सारा कुछ बड़ा मुश्किल है। तो इंडियंस ने वहाँ पे ख़ासी अपना उनकी में हल जान बहक हुए होंगे। वो फिगर्स तो वो शायद 1500 बनाते हैं, बट वी डोंट नो। बाद में पाकिस्तान के फिगर्स तो 2500 से लेके 3000 तक हैं, उस पे मैं बाद में आऊँगा, वो क्यों? ठीक है? ख़ैर ये जंग होती रही। इस दौरान में ये भी हुआ कि शुरू-शुरू में जो इधर से पाकिस्तानी मारे जाते थे उसके अंदर, तो असूल जंग का ये है कि आप दोनों तरफ फिर आप सीज़ फायर कर देते हैं ताकि डेड बॉडीज़ और ये उठा के ले 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 जाएँ। ये इंटरनेशनल वो जो है ना
द लॉज ऑफ वॉर जिसे कहना चाहिए उसके जी। मुताबिक महल जनीवा कॉन्फ्रेंस की ये रिक्वायरमेंट्स है। अब पाकिस्तानियों ने ये मौकफ लिया कि ये तो हमारे सोल्जर्स ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है। तो इन्होंने उन डेड बॉडीज को लेने से इनकार कर दिया। और सुने, अब इंडियंस के लिए प्रॉब्लम था कि व्हाट टू डू विद द डेड बॉडीज। तो मुझे मेरी किताब जो है, अगर आपने पढ़ी है गैरिसन स्टेट में, उसमें ब्रिगेडियर नायर और एक और सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल ने मुझे बताया कि हमारे लिए मुसीबत हो गई। फिर हमारे कुछ यूनिट जो हैं आर्मी के अंदर वो मुसलमानों के हैं अभी तक। हमने वहाँ से मौलवी बुलाए कि आप इनका वो नमाज जनाजा पढ़ाएं और इनको फिर दफन कर दिया जाए। बाद में अलबत्ता पाकिस्तान ने मान लिया कि ये हमारे ही सोल्जर्स हैं। तो फिर इंडियंस ने जिस तरह तरीका है ना जंग का, पाकिस्तानी फ्लैग के साथ उनको वापस दिया। वो आप एक वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं आज तक। अब आप देखें, इसके अंदर मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बदनामी जो है 65 वॉर में, दुनिया के लिए वो कोई इंपॉर्टेंट वॉर नहीं थी, लेकिन ये कारगिल में दोनों तरफ न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो सारी दुनिया की नजर इस जंग पे हो गई। समझ गए आप? जी। और पाकिस्तान की बदनामी ये हुई कि ये ऐसा मुल्क है जिसकी जो आप जिसकी हुकूमत जो है, स्टेट का जो एक फैसला है, उसको इसके अपने लोग नहीं सैबोटाज कर देते हैं। तो रोग स्टेट पाकिस्तान मशहूर हुआ। हाँ जी, पाकिस्तान को एक अनरिलायबल स्टेट कहा गया। अब दूसरी बात है कि इसमें नवाज शरीफ को पता था या नहीं, और मुशर्रफ का क्या रोल है। दोनों ने अपना अपना मौकफ दिया। मुशर्रफ की किताब जो है इन द लाइन ऑफ फायर मैंने पढ़ी है, और सुहेल वड़ाइच की शायद एक इंटरव्यू है, किताब है नवाज शरीफ की। सो आई हैव बोथ सोर्सेस। नवाज शरीफ सेज के मुझे बताया नहीं गया कि ये मिलिट्री ऑपरेशन होना है। मुशर्रफ सेज के इनको बुला के पूरा दिखाया गया कि ऐसे हम करेंगे, ये होगा। सो नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है इन्होंने बुला के कोई जनरल सा एक फार्मूला दिखा दिया हो विदाउट गिविंग द प्राइम मिनिस्टर इनफ डिटेल्स। लेकिन हुआ ये कि इंडियंस ने जब देखा कि ये जंग जो है वो उनकी कैजुअलिटीज बहुत हो रही हैं, मगर वो टॉप पे जरूर जाएंगे, तो उन्होंने फिर आर्टिलरी बॉम्बिंग शुरू कर दी। स्वीडन से लिए हुए गन्स थी बूफोर्स, वो पाउंडिंग की फिर पाकिस्तानियों की, और उन्होंने अपनी एयरफोर्स भी इन्वॉल्व कर दी। पाकिस्तान ने उसका कोई जवाब उस तरह नहीं दिया, क्योंकि ये तो यही क्लेम करते रहे ये तो मुजाहिदीन है, हम तो लड़ ही नहीं रहे। हम इतनी तो जानते हमाकत, हैं। इतनी हमाकत मैंने कभी नहीं देखी जितनी कारगिल में हुई है ओपनली। भाई ये सोशल मीडिया का दौर है, सारी दुनिया जानती है कि तो क्या हो रहा है। आप क्या सर वो जो कहा जा रहा था, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर वो जो कहा जा रहा था कि अमेरिका के पास पहुंचे नवाज वो शरीफ मैं और कहा जाता कि हूँ रोक पीछे। दो, जी, जी, तो जी, फिर जी। ये इनकार कैसे करते रहे कि हम नहीं है, फिर ये गए क्यों थे? नहीं, हुआ ये ना कि जब देखा कि अब बोफोर्स की बॉम्बिंग से ये वो वहाँ पे जो इनकी पोजीशंस हैं वो ये दे कांट मेंटेन, पूरी-पूरी तोप का गोला बार-बार बरस रहा है, तो आप उन बंकर्स में कितनी देर बैठ सकते हैं? 1-2 बंकर जो हैं वो रोक लेंगे। अगर पूरी भर यानी बार-बार पाउंडिंग हो तो देयर इज़ नो वे कि कंक्रीट के बंकर कितनी देर उसको सह सकते हैं। तो फिर पाकिस्तानियों की बहुत कैजुअल्टीज़ हुई हैं। इस पे बाद में आते हैं। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नवाज शरीफ, मुशर्रफ केम कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक हम ये जंग नहीं जीत सकते, आप जाएँ और बिल क्लिंटन को कहें कि ये जंग किसी तरीके से सीज़ फायर करवा दे। एंड नवाज शरीफ सेज दैट आई वेंट देयर। बिल क्लिंटन ने कहा कि देखो
सीधी सादी बात है, अभी मानो दैट यू वांट सीज फायर एंड नथिंग एल्स, अनकंडीशनल सीज फायर, एंड नवाज शरीफ एग्रीड। मुशर्रफ का स्टैंड है अपनी किताब में कि देखे हमने तो कश्मीर पे एडवांटेज ले लिया था, नवाज शरीफ जो है ही लॉस्ट वो गट्स, ही गॉट कोल्ड फीट, और ये भाग के खुद ही गए हैं बिल क्लिंटन के पास। मैंने दोनों की आर्ग्यूमेंट्स देखी हैं, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ इज ऑन द राइट, क्योंकि ये सारा मिलिट्री ऑपरेशन जो है बड़ी देर से इन्होंने प्लान किया होगा। उसमें जो 3-4, बल्कि उन इंडियंस ने तो एक वो इनकी टेप रिकॉर्डिंग भी इन्होंने सुना दी थी कि ये जनरल्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। समझिए आप, वो सारी जी, चीजें अवेलेबल है और वो सारी दुनिया ने देखे भी हैं। तो कारगिल में पाकिस्तान को मैं समझता हूँ मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली डिफीट हुई है। अब आपके कोई सवाल हो तो बताएं। बिल्कुल। लेकिन सर मेरा सवाल फिर वही है कि ये 25 साल अब मनाए जा रहे हैं। भारत जो है वो हर साल वैसे तो कारगिल निवास करके मनाते हैं वो इसको, कि उनकी जीत हुई थी। लेकिन ना मुझे ये नहीं समझ आ रही कि 25 साल बाद आपको क्या लगता है कि क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को ये ब्लंडर करके। और वैसे परवेज मुशर्रफ को तो, ये जनरल परवेज मुशर्रफ को तो पाकिस्तान में अक्सर लोग ही कहते हैं कि इन्होंने गलत किया। साथ जब वाजपेयी साहब आए थे तो ये भी सुनने में आया, आजकल कहते हैं कि जी जब वो चले गए थे, खैर ये इंडियंस ने बताया है, मुझे नहीं मालूम कहाँ तक सही है, कि जब वो मीनारे पाकिस्तान गए तो वहां से जब वो वापस गए तो मीनारे पाकिस्तान को धोया गया गुलाब हाँ जल नहीं, से वो और क्या ठीक है, कुछ करके। दिस इज ट्रू। मैं उसका पाकिस्तान में ही था, इन्होंने जाके धोया उसे कि वो नापाक हो गया। देखिए पाकिस्तान की ये सारा कुछ जिना से शुरू होता है। दीज आर स्मॉल प्लेयर्स। उसने पूरे 7 साल जो नफरत बोई है ना, वो आज तक, शायर की एक पोएम है, कभी पढ़ लेना, मुफाहमत, उसके अंदर उसने ये बताया है कि ये जो हो गया है ना पार्टीशन, जिस बुनियाद पे हुई है, ये आने वाली जनरेशन्स तक नफरत ही नफरत पैदा करेगा। तो पाकिस्तान की तो सारी नेगेटिव एक है ना सिचुएशन। आप आज देखें, पाकिस्तान में इंडिया से ट्रेड पे पाबंदी लगाई हुई है, जब सब जानते हैं कि नुकसान पाकिस्तान को है, लेकिन वो नुकसान अवाम का है ना, हमारी एलीट का तो नहीं है। अच्छा, एक और भी बात सुने, पाकिस्तान को उसके बाद दुनिया में पराया स्टेट, पराया इज एक्चुअली संस्कृत वर्ड हम्म। जो होता है कि अनक्लीन लोगों के लिए, हम्म। पाकिस्तान को कहीं दुनिया में कश्मीर की बात करें, कुछ करें, कोई नहीं सुनता। हाउ कैन यू ट्रस्ट अ गवर्नमेंट जो फैसला करती है कि हम अमन करेंगे, और आपकी ही हुकूमत, आपकी अपना जनरल जो है उसको सैबोटाज कर देते हैं। तो इसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। इंडिया को जीत शायद वो मना सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्होंने वापस ले लिया। कितनी जानें उनके गई मुझे पता नहीं, लेकिन नवाज शरीफ ने क्लेम किया कि 2,500 हमारे लोग ऊपर मारे गए हैं। बेनजीर ने क्लेम किया है 3,000 से ज्यादा। तो अब हमने अपने लोग भी बहुत मरवा दिए इसके अंदर। सर और शुरू, और ये नहीं माना ही नहीं कि हम लड़ रहे हैं, ये भी कभी हुआ है बाद में। हाँ, एक बात, बाद में पता नहीं निशाने हैदर या क्या दे भी दिया, जो कि सिर्फ फौजी को दे सकते हैं। तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी होती है ना, इट्स जीरो। दुनिया के मगर अंदर हमारी कोई इज्जत नहीं है, कहीं भी इज्जत नहीं है। लेकिन सर क्या ये बात भी सही है कि नवाज शरीफ साहब को आप मानते हैं कि उन्हें नहीं पता होगा कि इस किस्म का अटैक किया जा रहा है और कारगिल पे चढ़ाई हो रही है। और मेरे पास एक आए थे, रिटायर्ड फौजी आए थे, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब। तो मैंने उनसे पूछा कारगिल का, कहने लगे जी वो पहाड़ी इलाका है, वो पता नहीं किसकी डेड बॉडी हमें दे रहे हैं, हमारे कोई कहाँ गिरे, कोई कहाँ गिरे। उन्होंने खैर ये तो नहीं कहा कि हमने मुजाहिदीन भेज दिए थे, वो फौजी ही मान रहे थे। लेकिन वो कहने लगे जी वो तो अपने फौजी हमें दे रहे थे। मैंने कहा अपने फौजी क्यों दे देंगे आपको?
तो ये अजीब-गरीब बातें करते हैं ये लोग। ये अमजद, शुएब और ये और वो, ये थर्ड रेट लोग हैं। ये पूरा ही डजंट टेल यू कि ये पीओडब्ल्यू भी रहे हैं सुना इंडिया में। एंड आस्क हिम नेक्स्ट टाइम के ये बताएं कि आपके साथ ट्रीटमेंट कितनी अकॉर्डिंग टू जिनीवा कॉन्फ्रेंस हुई है सर या वो नहीं हुई। नहीं आएँगे, सर वो नहीं आएँगे, उन्होंने मुझे बैन किया हुआ है, वो अब नहीं आएँगे। उन्होंने मुझे क्या, बल्कि वो एक इसलिए 1-2 ब्रिगेडियर्स और भी ऐसे हैं जो मेरे शो में आए, और उसके बाद उन्होंने मुझे, जब मैंने दोबारा कहा तो कहने लगे कि हम आपके शो में नहीं आएँगे, आप इंडिया की साइड लेती हैं। चलें, आप इंडिया की साइड लेती हैं या नहीं लेती हालाँकि सर मुझे मैं नहीं सिर्फ पता। सच बात कर रही होती हूँ, मैं पाकिस्तान की ही साइड लेती हूँ, मैं पाकिस्तानी, मैं क्यों गलत बात बोलूँगी, लेकिन ये कि अगर मैं सच्ची बात कह रही हूँ तो वो उनको बुरी लग जाती है। हाँ, तो सच्ची बात तो उन्हें बुरी लगेगी क्योंकि वो झूठे हैं यार। ये कोई, ये व्हाई आर यू सरप्राइज्ड? ये सब झूठे हैं। एक ब्रिगेडियर ये साहब और आए थे उस ज़माने में ना, आसिम सलीम बाजवा का बड़ा किस्सा चल रहा था। वो जो करप्शन थी ना सी पैक वाली, हाँ, तो कहने जिन्होंने वहाँ पे वो चेन खोल लिया, हाँ, फूड वो हाँ, चेन जी, खोली जी। हुई है। हाँ, जी, जी। तौबा! तो वो कहते हैं कि जी उन्होंने जो है वो गाड़ी खरीदी थी बड़ी महँगी, जो यहाँ पे 2 करोड़ की है, उसको वो 37 लाख में वो कह रहे थे उन्होंने खरीदी प्राडो। तो मैंने कहा सर उनसे क्या मैं डबल पैसे दे दूँगी, मुझे दे दें वो गाड़ी, तो मुझसे नाराज़ हो गए, अब वो भी नहीं आते। तो वो इसके की बात है, मैंने कहा सर मैं उससे ज़्यादा पैसा दे दूँगी, इसलिए कि वो झूठ बोल रहे थे। उन्होंने गाड़ी इतने की खरीदी कोई नहीं थी आसिम सलीम बाजवा ने। लेकिन सर फिर भी आपको लगता है कि कोई सबक सीखा, कुछ सीखा पाकिस्तान ने कि आइंदा हमें कुछ इस तरह की गलती नहीं करनी? उसके बाद अभी तक कोई नई जंग तो हुई नहीं, ना इन्होंने कोई मेजर मेजर पंगा लिया है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ लोग आते जाते रहते हैं, वो लो स्केल है तो इस पे वो जो है कॉन्फ्रंटेशन आगे बढ़ी नहीं है। हुँ, पुलवामा पे हुई थी थोड़ी-सी, और फिर आपको पता है उनका जहाज़ गिरा लिया गया इधर। वो कहते हैं हमने जाके इनके कैंप डिस्ट्रॉय किए अंदर जाके। अब हू नोज़ व्हाट द ट्रूथ इज़, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक सबक कोई नहीं सीखा। इतना मुझे पता है कि इंडिया इज़ स्ट्रॉन्गर देन इवन 99 से ज़्यादा वो अब आगे निकल गए हैं। उनकी बिल्कुल। ऑल राउंड डेवलपमेंट है, इकोनॉमी भी ठीक है, उनकी मिलिट्री वाला काम भी मुझे लगता है ठीक है। आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट। जो दुःख की बात है कि इतना ज़्यादा खर्चा पाकिस्तान और इंडिया का आर्मामेंट पे होता है, जबकि अगर ये अमन से रहना शुरू कर दें तो बहुत इनके पास रिसोर्सेज़ हैं, हुँ, लोगों की पॉजिटिव डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन बिल्कुल। जब तक ये मसला हल ये इस तरह चलते रहेंगे तो अनफॉर्चुनेटली दैट विल बी द केस। क्या किया जाए? बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन ये वाहिद एक वॉर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जिसको पाकिस्तानी ब्लंडर भी कहते हैं और मानते भी हैं कि हम हार गए थे, वरना बाकी समय तो हम जीते हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज में हम ऐसा लगता है कि हम जीते हुए हैं, बाकी तो हम हारे हुए हैं, लेकिन कुछ और हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, कुछ और बताते हैं। लेकिन कारगिल वॉर ऐसी है जो शायद हम हिस्ट्री में ठीक पढ़ा पाए। बहुत शुक्रिया सर कि आज बड़ी आपने ज्वाइन किया। मेहरबानी। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू सर।